हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पाचन तंत्र के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है। और इसके आधार पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा ही दोस्तों आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके हमेशा ही सभी ट्रेडों में दोस्तों आपके आते हैं। तो आप आराम से इनको देखेंगे और सभी को दोस्तों तैयार करेंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक, और एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण मिलेंगे दोस्तों टॉपिक, उनको आप नोट करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा फिगर बता देते हैं, उसके आधार पर आपको बाद में समझने में आसानी होगी। जो आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनके आधार पर दोस्तों आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने एक पाचन तंत्र का एक भाग लिया है दोस्तों, एक चित्र लिया है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से दोस्तों जो हमारा भोजन होता है उसका पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों। शुरुआत होती है दोस्तों आपके मुख से लेके, आपका पहले मुख में होता है। तो मुख में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका कुछ एंजाइम इसमें मिलता है जो कि अम्लीय होता है दोस्तों, और जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे उनको ख़त्म कर देता है, और साथ ही साथ दोस्तों स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों दूसरा भाग होता है आपका ग्रसिका का। ग्रसिका दोस्तों आपकी नाल कहलाती है, जो आपकी मुख से लेके दोस्तों आमाशय तक एक नाल होती है दोस्तों, ये आपकी ग्रसिका कहलाती है। इसमें दोस्तों आपका कोई भी पाचन नहीं होता है, ये केवल क्या करती है दोस्तों, भोजन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाती है। अर्थात दोस्तों आप कहेंगे मुख से लेके आमाशय तक का एक भाग जोड़ती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका जठर रस होता है, जो कि आपका मेनली भोजन को पचाता है दोस्तों, जिसमें आपका HCl होता है दोस्तों, और प्लस आपका जल होता है, और एंजाइम होते हैं बहुत सारे जो कि भोजन को पचाते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों आपका क्या है, HCl क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे जो आपके विषैले पदार्थ हैं उनको खत्म कर देता है, अम्लीय होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों जो आपके मान लीजिए आपके छोटे मोटे कंकड़ हैं तो उनको भी दोस्तों गला देता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे आने पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये दोस्तों आपका क्या है, लिवर है। लिवर दोस्तों अर्थात आप कहेंगे यकृत होता है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी वाली ग्रंथि हमारे शरीर की कहलाती है लिवर। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर से इसमें रस डालता है दोस्तों, आमाशय में रस डालता है, जो कि आपका नीचे को भोजन जा रहा है छोटी आंत की ओर। तो इसमें दोस्तों क्या डाल देगा, यहाँ पर से दोस्तों आपका पित्ताशय से आपका पित्त रस यहाँ पर जाएगा, और कुछ एंजाइम यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए भोजन नीचे को छोटी आंत की ओर चला जाता है। उसके बाद में छोटी आंत में दोस्तों भोजन का पाचन होता है मुख्य रूप से। तो छोटी आंत में दोस्तों बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इससे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए अग्न्याशय भी आता है। अग्न्याशय क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रकार से दोस्तों अग्न्याशयी रस यहाँ पर भेजता है इसमें। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग होता है, और इसे दोस्तों आपका संपूर्ण रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी दोस्तों एंजाइम और क्या होते हैं दोस्तों, इसमें रस होते हैं जो कि भोजन को पूरी तरह से पचाने में कामयाब करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका छोटी आंत में जाने के बाद में दोस्तों बहुत बड़ी होती है छोटी आंत, यहाँ पर लगभग 6 से लेकर 7 मीटर तक की होती है। उसके बाद में दोस्तों आपका ये भोजन आपका जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में दोस्तों कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर केवल दोस्तों अवशोषण होता है, जो आपका बचा हुआ भोजन है दोस्तों और जल है उसका अवशोषण होता है। उसके बाद में मलद्वार के द्वारा भोजन बाहर निकलता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन देखेंगे आप आराम से, उसके आधार पर आपको पता लगेगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा वाला होता है। बहुत ही बार बहुतायत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हमारी लार में कौन सा वाला एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों आपको हमने बताया मुख में क्या होता है दोस्तों, मुख में हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि दोस्तों लार को स्रावित करती हैं। और लार में दोस्तों आपका एंजाइम पाया जाता है, वो आपको पूछा गया है, माल्टोज होगा या लैक्टेज होगा या टॉयलिन होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका टॉयलिन होता है दोस्तों, टॉयलिन कहें या फिर आप इमाइलेज कहें, दोनों ही आप कह सकते हैं दोस्तों। तो टॉयलिन जो आपका होता है एक एंजाइम होता है, जो कि दोस्तों क्या करता है, मुख्य रूप से दोस्तों स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च कहें या फिर आप मंड कहते हैं दोस्तों इसे, इसका आंशिक रूप से पाचन करता है, अर्थात आंशिक रूप से मतलब कुछ भाग को पाचन करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और कुछ दोस्तों बैक्टीरियाज को भी मारता है और साथ ही साथ दोस्तों भोजन को अम्लीय बनाता है। तो कभी क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछा जाए कि किस माध्यम में होता है, आपका अम्लीय माध्यम में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इमाइलेज मुख्य रूप से किसका पाचन करता है। इमाइलेज कहें या फिर आप दोस्तों टॉयलिन कहें, ये किसका पाचन करता है आपको बताना है, वसा का, प्रोटीन का, या केसिन का, केसिन प्रोटीन का, या फिर मंड का। ये दोस्तों आपको अभी बता दिया हमने, मंड का करता है, मंड कहें या फिर आप स्टार्च कहते हैं। इसका दोस्तों आंशिक रूप से, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों केवल आंशिक रूप से अर्थात पार्शियली होता है दोस्तों पाचन। उसके बाद में जो आपका पूरी तरह से स्टार्च का पाचन होगा वो आपका दोस्तों आमाशय में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो हमारे आमाशय होता है दोस्तों, उसमें आपका जठराग्नि होती है, उसमें आपका जठर रस होता है दोस्तों। तो इसमें क्या मुख्य रूप से पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में आपको पूछा गया, क्वांटिटी सर्वाधिक काहे की होती है, जल की होती है या फिर HCl अम्ल की होती है या एंजाइम की होती है या फिर कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, आप याद रखेंगे जल दोस्तों आपका सर्वाधिक होता है। उसके बाद में आपका HCl होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसके बाद में दोस्तों एंजाइम होते हैं बहुत सारे, तो इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर पाचन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आमाशय में भोजन किस माध्यम में पचता है। आपको बताना है दोस्तों आमाशय में कौन से वाले मीडियम में भोजन पचता है, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, कोई नहीं।
इसमें दोस्तों आपका अम्लीय माध्यम में पचता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा HCl होता है, HCl की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा वाला है। आपको बताना है दोस्तों, आमाशय में बहुत सारे मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि भोजन का पाचन करते हैं। तो इसमें कौन सा वाला एंजाइम है दोस्तों जो कि पाया जाता है आमाशय में। ये आपका पेप्सिन और रेनिन होगा, या रेनिन और लाइपेज होगा, या लाइपेज और एमाइलेज होगा, या फिर उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चार के चारों एंजाइम दोस्तों, पेप्सिन और रेनिन दोस्तों और लाइपेज और एमाइलेज आपका चारों के चारों होते हैं, जो कि दोस्तों भोजन का अलग अलग रूप से पाचन करते हैं। कुछ यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करते हैं, कुछ वसा का पाचन करते हैं दोस्तों, और कुछ यहाँ पर मंड का पाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। आपको बताना दोस्तों, जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई क्या होती है। ये दोस्तों आपकी 1 से लेकर 2 मीटर तक की होगी, या 3 से लेकर 4 मीटर तक होती है, या 6 से लेकर 7 मीटर, या फिर 3 से लेकर 5 मीटर। ये दोस्तों आपकी देखिए 6 से लेकर 7 मीटर तक की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। छोटी आंत कहने में दोस्तों आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। छोटी आंत दोस्तों बड़ी आंत से बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि छोटी आंत कहने का मतलब दोस्तों अंदर होती है, अर्थात पहले इसमें भोजन जाता है उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है, तो इसलिए आप इसे छोटी कहते हैं। तो छोटी का मतलब लंबाई में छोटी नहीं होगी, ये आपकी बहुत बड़ी होती है। 6 से लेकर 7 मीटर तक की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटी आंत में ग्रहणी भाग डैडेस भोजन पचाने में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटी आंत के मुख्यतया दोस्तों 3 भाग होते हैं। इनमें आपका एक ऊपर वाला होता है दोस्तों, जिसे आप ग्रहणी भाग बोलते हैं, एक मध्य वाला होता है, एक नीचे आपका दोस्तों क्षुद्रांत होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका मुख्य वाला भाग होगा दोस्तों, उसे आप बोलते हैं ग्रहणी, जहाँ पर भोजन आपका शुरुआत में आता है। तो ग्रहणी में दोस्तों आपको बताना है भोजन पचाने में सहायक कौन से वाले होते हैं, जठर तथा अग्न्याशयी रस, या पित्त तथा अग्न्याशयी रस, या जठर और पित्त रस, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होते हैं पित्त तथा अग्न्याशयी रस दोस्तों। अभी आपको हमने दिखा था दोस्तों, फिगर में दिखा था आपको हमने। इसमें दोस्तों आपका एक तो यकृत से लेके दोस्तों आपका पित्त रस मिलता है, क्योंकि यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, इससे मिलता है दोस्तों। और नीचे आने पर, थोड़ा सा नीचे आने पे, वहाँ पर दोस्तों आपने देखा था अग्न्याशय होता है, उससे दोस्तों आपका अग्न्याशयिक रस और बहुत सारे एंजाइम उसमें मिलते हैं। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, मुख्य रूप से ग्रहणी में दोस्तों भोजन को पचाते हैं छोटी आंत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है आपका, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। अग्न्याशय में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, या ग्रसिका में होता है। ये दोस्तों आपको अभी हमने बताया, ये आपका यकृत में होता है दोस्तों, लिवर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी वाली ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। मिश्रित का मतलब पहले आप समझिए, हमारे शरीर में दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, जिनको आप एक को दोस्तों आप बोलते हैं अंतरस्रावी ग्रंथि, और एक आपकी होती है दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतर मतलब दोस्तों आपकी जो हार्मोन को दोस्तों अंदर ही अंदर ले जाती है और रक्त में छोड़ती है। एक होती है दोस्तों जो आपकी बाहर वाली, एक प्रकार से बाह्य रूप से बहता है दोस्तों जिसमें हार्मोन, तो वो दोस्तों आपकी बाह्य स्रावी कहलाती है। जैसा कि आपका दोस्तों अग्न्याशय रस है, ये दोस्तों एक प्रकार से बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा जाता है। या फिर आपने मुख में देखा था हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, बाह्य होती हैं, और अंत है दोस्तों आपकी जो अंदर ही अंदर रक्त में छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका एक ग्रंथि हमारी ऐसी होती है जो आपकी दोनों ही प्रकार के इसमें रस होते हैं दोस्तों, दोनों ही प्रकार के यहाँ पर रसों को छोड़ती है। तो ये कौन सी वाली होगी, लिवर होगी, अग्न्याशय होगी, पीयूष होगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी अग्न्याशय होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपकी अंतः और बाह्य दोनों को ही दोस्तों छोड़ती है। बाह्य में दोस्तों इसमें होता है अग्न्याशयी रस, आपको बता दिया, जो कि हमने दोस्तों आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है भोजन पाचन में। और आंतरिक में जो आपकी होती है दोस्तों, वो आपकी होती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ दोस्तों। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ दोस्तों आपकी अंतरस्रावी के रूप में होती हैं। इसके बारे में आपको अभी आगे बताएंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण किन कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ये दोस्तों अभी आपने देखा कि ये दोस्तों आपका इसका स्त्राव किसके द्वारा होता है दोस्तों, अग्न्याशय के द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा कोशिकाओं के द्वारा, गामा कोशिकाओं के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अल्फा, बीटा और गामा दोस्तों तीनों प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है बहुत सारी चीज़ों को बचाने में। अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चनों में मिलेगा कुछ, तो आपको याद रखना है दोस्तों, तीनों प्रकार की अल्फा, बीटा और गामा यहाँ पर कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपने लैंगरहैंस में देखी दोस्तों द्वीपिकाओं में जो आपकी अल्फा कोशिकाएं थी, अल्फा कोशिकाओं से दोस्तों कौन सा वाला हार्मोन स्रावित होता है आपको बताना है। या आपका ग्लूकोगॉन होगा, या फिर इंसुलिन होगा, या लैक्टेज होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है ग्लूकोगॉन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ग्लूकोगॉन। ये क्या करता है दोस्तों, ये एक प्रकार से रक्त में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। आप याद रखेंगे, रक्त में दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है अल्फा कोशिकाएं दोस्तों।
और इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, ये आपका बीटा कोशिकाओं के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नोट करते रहेंगे ताकि आपको बाद में एग्जाम आने में दोस्तों कभी कंफ्यूजन ना हो। आपको इंसुलिन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बीटा क्या करता है दोस्तों, बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन को दोस्तों छोड़ती हैं। और इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, जो रक्त में शुगर की मात्रा है उसे मेंटेन करता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, आपने देखा ऊपर वाली जो आपकी अल्फा है वो क्या करेगी दोस्तों, शुगर को बहाएगी, निकालेगी, और ये क्या करेगी, शुगर को नियंत्रित करेगी। यदि आपका ये कम निकलने लगी दोस्तों तो शुगर बढ़ जाएगा, रक्त में शुगर बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा दोस्तों, फिर मधुमेह होगा। डायबिटीज़ की जो समस्या होती है दोस्तों वो यहाँ पर इसी के कारण होती है, जो इंसुलिन यहाँ पर कम स्रावित होगा तो उससे दोस्तों आपका डायबिटीज़ अर्थात शुगर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा वाला सही मैच्ड नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर कुछ मिलान किए गए यहाँ पर दिए हैं, एंजाइम दिए हैं। पहला दिया है दोस्तों आपको पेप्सिन, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन, रेनिन केसिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, या फिर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके चारों के चारों जो आपके एंजाइम दिए हैं दोस्तों, ये काहे में पाए जाते हैं, ये आपके दोस्तों आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। इनमें दोस्तों जो आपका पेप्सिन होता है वो आपका प्रोटीन का पाचन करता है, बिल्कुल आपका सही है। और रेनिन दोस्तों आपका केसिन प्रोटीन जो कि आपका दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है, ये भी आपका सही है। और लाइपेज दोस्तों वसा का पाचन करता है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, ये भी आपका सही है बिल्कुल। अब बचा दोस्तों आपका एमाइलेज दोस्तों आपने देखा था मंड का पाचन करता है, जो कि आपका दोस्तों हमारे मुख में भी पाया जाता है दोस्तों, लार में, और साथ ही साथ हमारे आमाशय में भी पाया जाता है। आमाशय में दोस्तों पूरी तरह से मंड का पाचन करता है ये, तो आपका यहाँ पर गलत है दोस्तों ये, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। एमाइलेज दोस्तों काहे का करेगा, स्टार्च या फिर आप कहें मंड का दोस्तों पाचन करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है। दोस्तों आपने बहुत सारे यहाँ पर रस देखे, इनमें से आपका पूर्ण पाचन रस अर्थात दोस्तों जो कि पूरी तरह से भोजन को पचाने में दोस्तों आपका सक्षम होता है, वो कौन सा वाला रस होता है आपको बताना है। जठर रस होगा, पित्त रस होगा, अग्न्याशयी रस होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है अग्न्याशयी रस दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोटीन को पचाने के लिए भी एंजाइम होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी एंजाइम होते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप दोस्तों एक प्रकार से पूर्ण पाचन रस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने वाले एंजाइम इनमें से कौन से हैं, है या फिर हैं। आपको बताना है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे शरीर में कौन से वाले एंजाइम करेंगे मुख्यतया, या आपके सुक्रेज एंजाइम होगा, या माल्टेज एंजाइम होगा, या फिर लैक्टेज एंजाइम होगा, या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके सारे के सारे हो जाएंगे। देखिए आपको पता होगा दोस्तों आपका सुक्रोज जो आपकी शुगर होती है उसका इस एंजाइम के द्वारा पाचन होता है दोस्तों, और वैसे माल्टेज एंजाइम के द्वारा, वैसे दोस्तों आपका लैक्टोज एंजाइम जो आपका होता है दोस्तों आपका लैक्टेज का पाचन करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखिए ये आपके दोस्तों शुगर के पाचन करने वाले हैं। इसके आधार पर दोस्तों हमने एक वीडियो भी बनाई थी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु के आधार पर आपने देखा था, जैव अणु के आधार पर आपको बताया था हमने। बहुत सारे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ भी आपको मिलेंगे। उस वीडियो को भी दोस्तों आप ज़रूर देखना, ताकि आपको जो भी इनके आधार पर होंगे क्वेश्चन वो आपको तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई लगभग क्या होती है। अभी आपने देखा दोस्तों छोटी आंत की लंबाई जो कि आपकी 6 से लेकर 7 मीटर आपने देखी। अब आपको बताना दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है। बड़ी आंत दोस्तों जो कि आपकी आखिरी भाग होता है पाचन का, तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता दोस्तों, बल्कि केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। तो आपको बताना है इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, 1 से लेके 1.5, या 2 से लेके 2.5, या 3 से लेके 3.5, या 4 से लेके 5 मीटर में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है 1 से लेके दोस्तों 1.5 तक के मीटर में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। पचे हुए कहें या फिर आप दोस्तों बचे हुए कहें, जो आपका बचा हुआ भोजन है दोस्तों उसका अवशोषण कहाँ पर होता है। और दोस्तों साथ ही साथ में जो आपका लगभग 90% पानी होता है उसका भी दोस्तों अवशोषण कहाँ पर होता है आपको बताना है। बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है, यकृत में होता है। ये दोस्तों आपका बड़ी आंत में होता है, जहाँ पर आपका आखिरी में भोजन जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि दोस्तों क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों भोजन गुदा द्वार के द्वारा दोस्तों बाहर आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पर होता है। सेल्यूलोज दोस्तों आपको बताया था हमने क्या है, एक प्रकार का दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक प्रकार की शुगर होती है दोस्तों, जो कि आपकी पॉलीसैकेराइड होती है दोस्तों। पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको पूरा बताया था हमने टॉपिक में जैव अणु में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेल्यूलोज दोस्तों एक बहुत ही जटिल एक प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर शर्करा होती है। तो इसका पाचन दोस्तों कहाँ पर होता है आपको बताना है। ये सीकम में होगा, लिवर में होगा, लार में होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है सीकम में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों केवल यहाँ पर देखिए शाकाहारियों में होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मानव में थी वो आपकी निष्क्रिय हो चुकी है दोस्तों, इसलिए मानव में दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। ये दोस्तों आपका केवल जानवरों में ही पाचन इसका होता है। तो सीकम दोस्तों आप कहेंगे, मानव में दोस्तों आपकी निष्क्रिय होती है, तो आपका मानव में पाचन नहीं होगा सेल्यूलोज का, लेकिन जानवरों के द्वारा दोस्तों इसका पाचन होता है।
तो कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन सी वाली शुगर का या फिर आप कहें कौन सी वाली कार्बोहाइड्रेट्स का दोस्तों पाचन हमारे शरीर के द्वारा नहीं होता, तो आप कह देंगे सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटी आंत में आंतीय रस का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना दोस्तों एक प्रकार से जो हमारा छोटी आंत होती है उसमें भोजन किस माध्यम में पचता है। ये आपका 8.08 से लेके आपका 8.02 तक होगा, या 5.6 से लेके 5.2 तक होगा, या 7 होगा, या 6.5 से लेके 6 तक होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 8.08 से लेके दोस्तों 8.02 तक होता है, या फिर आप दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कभी बहुत बार आपका 8 भी लिख के आता है तो आप 8 भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका कौन सा वाला होगा, किस माध्यम में होगा दोस्तों, ये आपका क्षारीय माध्यम में होगा। क्षारीय अर्थात दोस्तों आपका बेसिक मीडियम में होगा। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली इकाई में होता है दोस्तों आपका क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और यदि दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको सभी लोगों तक पहुंचे। और साथ साथ दोस्तों हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, हमारी मेहनत भी यहाँ पर साकार होती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।